डाकू महाराज का स्टैम्प ड्यूटी वाला डांस विद नन अदर देन एशियाज फर्स्ट वुमेन के साथ तो तुमने देखा ही होगा। बट क्या तुम्हें पता है कि जो डाकू महाराज हैं, ऑल्सो नोन एज बालकृष्णा, उनके फादर श्री एनटी रामाराव तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार थे और उनके 12 बच्चे थे, जिसमें छठे नंबर पर बालकृष्णा आते हैं। पर उनके चौथे नंबर के भाई हरि कृष्णा के 3 बच्चे थे, जिसमें से एक एलिजिटली उनकी नाजायज औलाद थी, ऐसे रूमर्स थे, जिसे फैमिली ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। बट आगे जाके फ्यूचर में उसने तेलुगु इंडस्ट्री में ऐसा काम किया कि उसकी एक मूवी ऑस्कर तक पहुंच गई और लेजेंडरी एनटीआर का नाम उसने रोशन कर दिया। एंड ही इज नन अदर देन जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर बालकृष्णा के भतीजे हैं। वो सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं यार, बहुत लोग के लिए तो मिसाइल है। हाँ भाई, जूनियर एनटीआर के स्टारडम में उनके दादा सीनियर एनटीआर का कंट्रीब्यूशन रहा है एंड आशीर्वाद भी रहा है। तभी तो यार जूनियर एनटीआर के हार्डवर्क ने उन्हें ऑस्कर तक पहुंचा दिया। अगर हमने उनके दादा की कहानी नहीं सुनी ना, तो समझ लो जूनियर एनटीआर की कहानी सुन के भी अनसुनी रह गई। तो मैं राजीव कुमार आज इस वीडियो में तुम्हें बहुत गजब की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो अगर तुमने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया और YBP फिल्मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे YouTube वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। ईयर 1923 की बात है। आंध्र प्रदेश के निम्मकुरु गांव में नंदमुरी तारका रामाराव का जन्म होता है। पर इनके अंकल आंटी को बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो वो इनके माँ बाप से इनको गोद ले लेते हैं और अपने बच्चे की तरह बड़ा करते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। यहाँ तक कि पास के गांव से एक टीचर आके एनटीआर को तेलुगु सिखाते थे। इवन हायर स्टडीज के लिए एनटी रामाराव को विजयवाड़ा भेजा गया। वहाँ से उन्होंने SSR एंड CVR कॉलेज से बैचलर कंप्लीट की। फिर ग्रेजुएशन के कुछ टाइम बाद सिविल सर्विस के एग्जाम देके इनको मंगलगिरी के मद्रास कमीशन मार्केट में सब रजिस्ट्रार की नौकरी मिल गई थी। लेकिन एनटीआर 3 हफ्ते के अंदर उस नौकरी को छोड़कर एक्टर बनने निकल जाते हैं। एक अच्छे और वर्सेटाइल एक्टर की आवाज में ना डेप्थ बहुत जरूरी होती है और ये वोकल रेंज बढ़ाने के लिए ये अपनी आवाज पे काम करते हैं। 1949 में माना देशम से एनटीआर का इंडस्ट्री में डेब्यू होता है एंड वो फिल्म हिट हो जाती है। फिर पथला भैरवी, चंदी रानी जैसी कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में ये देते हैं। कई फिल्में फ्लॉप भी होती है, बट कंटिन्यूअसली काम करने से कंसिस्टेंसी ना बनी रहती है। इन्होंने अपने करियर में 17 बार श्री कृष्णा का कैरेक्टर प्ले किया है। इसके अलावा राम का रोल प्ले किया है, शिव जी का रोल प्ले किया है। मतलब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स करने में इनका कोई भी जवाब नहीं था। एनटी रामाराव ट्रू डिपिक्शन ऑफ गॉड की वाइब देते थे। पब्लिक इनको भगवान तक मानने लग गई थी। सीनियर एनटीआर ने अपने पूरे करियर में 300+ फिल्में की, जिसके लिए इनको विश्व विख्यात नाटा सर्वभूमा का टाइटल मिला। थोडु दोंगुलु, वरकटनम और सीतारामा कल्याणम के लिए इनको 3 बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिले। इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूट करने के लिए 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इन्हें तातम्म काला के लिए नंदी अवार्ड मिला है और 1978 में आंध्र यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी मिली है। इवन 2013 में CNN IBN की नेशनल पोल में इनको ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम माना गया और वो अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीत चुके थे। बट उनके अंदर तेलुगु लोगों के लिए कुछ करने का मन था। हम आज जिसे TDP नाम से जानते हैं ना, उस तेलुगु देशम पार्टी को 1982 में सीनियर एनटीआर ने ही बनाया था। पार्टी बनाने के बाद चैतन्य रथम नाम से एक इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी कोई रथ यात्रा होती है। तब इलेक्शन की कैंपेन में इंदिरा गांधी ने सीनियर एनटीआर पे सटायर मारा था कि फिल्में बनाने वाले राजनीति नहीं जानते। अब सीनियर एनटीआर ने मुंह से तो जवाब नहीं दिया। उन्होंने तेलुगु वारी आत्मा गौरवम का नारा लगाया। तेलुगु वारी पौरुषम चाटी चप्पడానికి తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవం నిలబెట్టడానికి పుట్టింది ఈ తెలుగు దేశం। और सिर्फ 9 महीनों में अपनी खुद की सरकार लाकर खड़ी कर दी तेलुगु देशम पार्टी। TDP 42 में से 35 लोकसभा सीट्स जीतकर देश की मेन ऑपोजिशन पार्टी बन गई थी और इंदिरा गांधी और उनके सटायर को गलत साबित कर दिया था। आंध्र में सीनियर एनटीआर 2 रुपए किलो चावल की योजना लेकर आए। तेलुगु लोगों को मद्रासी की पहचान से इन्होंने बाहर निकाला। एंड तुम्हें भरोसा नहीं होगा, उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए सिर्फ 1 रुपए की सैलरी ली। लेकिन 1983 में नंदिला भास्कर राव ने
इंदिरा गांधी की मदद से इनको चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया। 1984 में वापस इलेक्शन हुए। एनटीआर 200+ सीट्स जीत के दूसरी बार सीएम बने। अब किस्मत देखो, 5 साल बाद 1989 में वो फिर से चुनाव हार गए। फिर दोबारा 1994 में टीडीपी ने चुनाव लड़ा और तब एनटीआर तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। अब 1994 में चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर की वाइफ लक्ष्मी पार्वती पे पावर में इंटरफेरेंस करने का इल्जाम लगाया। कुछ एमएलए का सपोर्ट लिया और एनटीआर से ना पावर ही छीन ली। माना ये जाता है कि वो सीनियर एनटीआर की दूसरी वाइफ थी ना, तो उनको सत्ता से निकालना आसान होगा। आफ्टर ऑल यार, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। बट एज अ सीएम एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश की कल्चर को प्रमोट किया, वुमेन इनहेरिटेंस राइट्स पे काम किया और तेलुगु वारी आत्म गौरवम का नारा दिया। अब आपको एनटीआर की फिल्मी लाइफ, पॉलिटिक्स लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग लगी तो सोचो पर्सनल लाइफ कैसी होगी। एनटीआर ने 20 साल की एज में बासवा तरक्कम से शादी की थी। बासवा तरक्कम ने 8 बेटों और 4 बेटियों को जन्म दिया, मतलब कुल मिलाकर 12 बच्चे। इनकी बेटियों के नाम है गणपति लोकेश्वरी, दग्गुबती पुरंदेश्वरी, नारा भुवनेश्वरी और कांतमनेनी उमा महेश्वरी। 1962 में इनके सबसे बड़े बेटे रामकृष्ण सीनियर की ना डेथ हो गई थी, जिसकी याद में एनटीआर ने नंचरम हैदराबाद में रामकृष्ण स्टूडियो बनाया। इनके दूसरे बेटे नंदमुरी जयकृष्णा प्रोड्यूसर एंड एग्जीबिटर बने और जयकृष्णा के बेटे चैतन्य कृष्णा भी फिल्म प्रोड्यूसर बने। फिर तीसरे बेटे नंदमुरी साई कृष्णा एक थिएटर ओनर बने। बाद में डायबिटीज से यार इनकी डेथ हो गई। 4th नंबर पे है नंदमुरी हरि कृष्णा, ये एक्टर बने। टीडीपी की ओर से ये एमपी भी रह चुके हैं। ये अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा रहते थे और इनके दोनों बेटे कल्याण राम और जूनियर एनटीआर भी एक्टर बने। 5वें बेटे मोहन कृष्णा सिनेमेटोग्राफर बने। इनके बेटे तारक रत्ना भी एक्टर बने। 6ठे बेटे बालकृष्णा द वन एंड ओनली डाकू महाराज तेलुगु के लीडिंग एक्टर है, जिनकी डाकू महाराज ने 105 करोड़ का कलेक्शन किया और इसमें उर्वशी की कोई भी गलती नहीं है कि कियारा की फिल्म फ्लॉप हो गई। आई थिंक ये पूरा ही गेम चेंज हो गया। बालाकृष्णा हिंदूपुर असेंबली से टीडीपी के एमपी भी हैं। 7वें बेटे रामकृष्णा फिल्म प्रोड्यूसर बने और 8वें बेटे जयशंकर कृष्णा बिजनेसमैन बने। अब बात करते हैं बेटियों की। सबसे बड़ी वाली बेटी गणपति लोकेश्वरी गायक है। इनसे छोटी बेटी भुवनेश्वरी सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू की ना वाइफ है। नायडू जी वही हैं जिन्होंने 1994 में एनटी रामाराव की सेकेंड वाइफ पे इल्जाम लगा के उन्हें पावर से ही हटा दिया था। फिर तीसरे नंबर पे दग्गुबती पुरंदेश्वरी, पहले कांग्रेस की तरफ से यूनियन मिनिस्टर रह चुकी हैं, बाद में अब वो बीजेपी में आ गई। और सबसे छोटी बेटी उमा महेश्वरी 2022 में हैदराबाद जुबली हिल्स के पास अपने घर में डेड मिली। पुलिस ने बताया सुसाइड है, लेकिन वारदात पे ना कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। तो इतनी बड़ी फैमिली है सीनियर एनटीआर की। 1985 में एनटीआर की वाइफ बसवा तरक्कम की ना कैंसर से डेथ हो गई थी, जिनकी याद में एनटीआर ने हैदराबाद में बसवा तरक्कम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। अपनी पहली पत्नी गुजरने के बाद 1993 में जब एनटीआर 70 साल के हुए, उन्होंने 38 साल की छोटी लक्ष्मी पार्वती से शादी कर ली। प्रोफेशनली पार्वती एक राइटर है। इस शादी से कोई भी बच्चा नहीं हुआ। उल्टा परिवार और पॉलिटिक्स में ना टेंशन बढ़ गई और शादी के जस्ट 3 साल बाद एनटीआर 72 के थे और अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। अब मैंने तुम्हें बताया था कि लक्ष्मी पार्वती राइटर थी, तो एनटीआर की लाइफ पे पार्वती ने 2 वॉल्यूम बायोग्राफी लिखी है। इसमें एनटीआर की पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ की कहानियां हैं। एनटीआर एक ही लाइफ में एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एडिटर, फिल्म प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, फादर फिगर, ना जाने यार क्या क्या रोल निभाए उन्होंने। 3 बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनके कई इंस्टीट्यूशंस बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाई, स्टेच्यू बनवाए, हाईवे बनवाए। खुशी खुशी जितनी जिम्मेदारियां मिली वो निभाते चले गए। आज अगर एनटीआर की लेगेसी को कोई समझता है, वो सही मायने में उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, तो वो है उनकी आने वाली जनरेशन। पर एनटीआर की लाइफ में एक वक्त ऐसा आया था जब उन्होंने अपने पोते को अपनाने से ही मना कर दिया था, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि वो उनके बेटे की नाजायज औलाद है। पर किसे पता था वही आगे जाके तेलुगु इंडस्ट्री में अपना इतना बड़ा नाम बना लेगा कि उसकी मूवी ऑस्कर तक पहुंच जाएगी। नंदमुरी हरि कृष्णा ये एनटी रामाराव के 4थे नंबर के बेटे हैं। इनका करियर अपने पिता जितना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इन्होंने फिल्मों और पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत काम किया था।
जैसे 1964 में श्री कृष्ण अवतारम से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इनका करियर स्टार्ट हुआ। इस फिल्म में इन्होंने कृष्णा का रोल प्ले किया था। देन राम रहीम, ततम्मा काला और थाला पेलम्मा जैसी कुछ चुनिंदा फिल्में उन्होंने की। अब 1973 में हरि कृष्णा की लक्ष्मी कुमारी से शादी हो गई थी। इनको 2 बेटे और 1 बेटी हुई। एक बेटे का नाम इन्होंने रखा जानकी राम और दूसरे का रखा इन्होंने कल्याण राम और बेटी का नाम रखा इन्होंने सुहासिनी। जब सीनियर एनटीआर पॉलिटिक्स में आए तो हरि कृष्णा ने एक्टिंग से एक लंबा ही ब्रेक ले लिया था और वो पिता के साथ पॉलिटिक्स में लग गए थे। फिर दोबारा 1998 में रामूल्य से एक्टिंग से कमबैक किया हरि कृष्णा ने, पर तब 98 में करियर कुछ खास चल नहीं पाया उनका और ये वापस पॉलिटिक्स में आ गए और कुल मिला के 96 से 99 4 साल तक हिंदूपुर में वो एमएलए बने रहे। अब सर हरि कृष्णा की लाइफ सेट हो चुकी थी। इनके 3 बच्चे थे, बीवी थी, परिवार था, पॉलिटिक्स था, फिल्में थी। वो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी रहे थे जहां इनकी एक स्टेबल लाइफ चल रही थी। इनके बच्चों की स्कूलिंग चल रही थी तो उनको पढ़ाने के लिए ट्यूशन पे एक मैडम आती थी। उस मैडम का नाम था शालिनी भास्कर राव। अब आपके घर पे यार आपके बच्चों को पढ़ाने अगर कोई टीचर आएगा तो आप उससे बात तो करोगे। हरि कृष्णा भी शालिनी भास्कर राव से बात करते थे। ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत होनी भी चाहिए, जरूरी भी है। पर हरि कृष्णा बातों के अलावा ट्यूशन के बाद शालिनी को उनके घर छोड़ने जाते थे। मतलब एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि एक बार तो सीनियर एनटीआर ने इन्हें देख लिया और शालिनी भास्कर राव का होम ट्यूशन देना ही बंद करवा दिया था। पर दोनों ने घर वालों को बिना बताए चोरी छुपे शादी कर ली। कुछ टाइम में हरि कृष्णा और शालिनी भास्कर को एक लड़का हुआ। उस लड़के का नाम रखा गया तारक राम। हरि कृष्णा कम्मा कास्ट से आते थे, मतलब तेलुगु हिंदू, और शालिनी कन्नड़ा से। तो 2 स्टेट्स की वजह से ना तालमेल जो था वो बैठ नहीं पा रहा था और परिवार ने भी उन्हें घर में रहने से मना कर दिया था। तो शालिनी को तारक के साथ अलग जाके रहना पड़ा। तो शालिनी भास्कर राव ने तारक को विद्यारण्य हाई स्कूल में पढ़ाया, आगे सेंट मेरी कॉलेज में पढ़ाया। शालिनी ने पढ़ाने के अलावा एक काम बहुत अच्छा किया कि 11 साल तक तारक को क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग करवाई। बचपन में पढ़ाई के साथ साथ तारक बड़े बड़े इवेंट्स में डांस करता था। ये ऑटो से आते जाते थे। यही सिंप्लिसिटी, यही स्ट्रगल तारक को डाउन टू अर्थ बनाता है। इसी टाइम के अराउंड सर एनटी रामाराव ने लोगों से तारक के बारे में सुना। उनको पता चला कि वो बच्चा जिसको अपनाने से मना कर दिया नंदमुरी फैमिली ने, वो कुचिपुड़ी सीख रहा है, इतनी कम एज में इवेंट्स कर रहा है। तो उन्होंने शायद कुछ महसूस किया होगा, तो उन्होंने ना तारक को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र में भरत का रोल दिया। तारक शूट पे आया। शूटिंग करते टाइम लोग तारक को सीनियर एनटीआर के साथ देख के जूनियर एनटीआर कह के पुकारने लगे। ये बात उसके दादा को लग गई और सीनियर एनटीआर ने कहा कि आज से तारक राम को जूनियर एनटीआर के नाम से बुलाया जाएगा, ताकि जितने भी इलेजिटिमेट चाइल्ड के रूमर्स तारक पे हैं वो सब हट जाए, क्योंकि उन्होंने उसे अपना नाम जो दे दिया, या फिर कहें अपनी शायद लेगेसी ही दे दी। फिर कुछ टाइम तक सीनियर एनटीआर और जूनियर एनटीआर साथ रहे, पर 1996 में सीनियर एनटीआर की डेथ हो गई और अब जूनियर एनटीआर को सब अपने बलबूते पर करना है। तो 97 में जस्ट लाइक हिज फादर हरि कृष्णा, जूनियर एनटीआर को रामायण में राम का रोल मिला। उस फिल्म में 3000 चाइल्ड एक्टर्स थे। फिल्म को नंदी अवार्ड मिला और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला और जूनियर एनटीआर का काम पब्लिक को बहुत पसंद आया। इसी वक्त 99 में जूनियर एनटीआर के फादर ने अन्ना तेलुगु देशम पार्टी ATDP बनाई, क्योंकि 1999 में टीडीपी के हेड चंद्रबाबू नायडू के साथ इनकी मतभेड़ हो गई। इधर 2001 में जूनियर को स्टूडेंट नंबर 1 मिली। ये फिल्म सर SS राजामौली ने डायरेक्ट की थी। स्टूडेंट नंबर 1 1 करोड़ में बनी और इस फिल्म ने 22 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म 2001 की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल तेलुगु फिल्म बन गई। इसके बाद जूनियर एनटीआर की ज्यादातर फिल्में एवरेज या फिर फ्लॉप जा रही थी। उनका मोटापा उनकी प्रॉब्लम बन रहा था। फिल्मों की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। तो अब उन्होंने क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से उनके करियर में कंसिस्टेंसी आई, और क्या हम ये मान सकते हैं कि सीनियर एनटीआर की लेगेसी इतनी गजब की थी कि वो एक ऑस्कर तो डिजर्व करते थे, और भगवान ने ये मौका उनके पोते जूनियर एनटीआर के थ्रू उन्हें दिया, ताकि एक बार तो नंदमुरी तारक रामाराव AK एनटीआर के हाथों में ऑस्कर की ट्रॉफी हो। जूनियर एनटीआर ने 2001 से 2003 तक निन्नू चुदलानी, सुब्बू और स्टूडेंट नंबर 1 की। इनमें स्टूडेंट नंबर 1 सुपर डुपर हिट थी, पर बाकी कुछ खास चली नहीं। 2003 के बाद आदि, सिमाद्री, नागा, अल्लारी रामुदू, नारा सिमुद्दू और नालुद्दू जैसी कुछ मूवीज की। इनमें से लास्ट की 3 मूवीज फ्लॉप हो गई। हाँ, आदि और सिमाद्री ब्लॉकबस्टर गई। इनफैक्ट सिमाद्री हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म बन गई थी। इसमें जूनियर एनटीआर का नया लुक दिखा था और इसी फिल्म से उनको यंग
टाइगर नाम मिला और 2 डेकेड्स बाद 2023 में सिमाद्री को दोबारा 4K और IMAX में री रिलीज किया। कहते हैं कि इस वक्त जूनियर ने युद्ध से खुद को साइड कर लिया था, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी। वैसे 2006 में अशोक भी एवरेज गई थी, बट ओवर द ईयर यार ये फिल्म एक कल्ट मूवी बन गई। जूनियर NTR ने 2007 में सर राजामौली के साथ तीसरी बार यामादोगमा के लिए कोलैबोरेट किया। इससे पहले जूनियर NTR का वेट 94 kg था। इस फिल्म के लिए उन्होंने स्पेशली 20 kg वेट लूज किया। आफ्टर सिमाद्री यामादोगमा 2007 की हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म बन गई। 2008 में कांतरी आई, वो भी हिट हो गई थी। NTR को सक्सेस मिलनी शुरू हो गई थी, बट अभी भी उन्हें बहुत कुछ करना था। 2009 में जनरल इलेक्शन हुए थे, तो इनको इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए TDP ने बुलाया था। उस वक्त उस इलेक्शन में सूर्यापेट रोड पे इनका एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि ट्रीटमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये जल्दी ठीक हो गए थे। I mean, he was safe. Okay, fine, you win. तो एक्सीडेंट के बाद घर वालों ने डिसाइड किया कि इनकी शादी करवा लेनी चाहिए और 2011 में लक्ष्मी प्रणति से जूनियर NTR की शादी हो गई। एक्चुअली लक्ष्मी प्रणति N श्रीनिवासा राव की बेटी हैं और श्रीनिवासा राव की वाइफ TDP मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की भतीजी हैं। कहते हैं कि ये शादी राजनीतिक मतलब से हुई थी, क्योंकि NTR फैमिली से उनके रिलेशन पास्ट में काफी खराब हो चुके थे। बट लक्ष्मी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और जूनियर अच्छे से इनके साथ रहते हैं। जूनियर ने 2012 में दम्मू की। दम्मू में बहुत डबल मीनिंग डायलॉग्स थे यार, पता नहीं क्या ही एग्जीक्यूशन था। फिल्म बहुत एवरेज गई। फिर आगे 2013 में इन्होंने बादशाह की, एक नए गेटअप के साथ, करली बाल, थोड़ी दाढ़ी, तो फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल हो गई। बट उसी साल रमैया वस्तावैया भी थी, पर ये फिल्म बहुत पुअर गई। यहाँ तक कि फर्स्ट डे इसे बहुत अच्छी ओपनिंग भी मिली थी, बट उसके बावजूद आने वाले दिनों में उतना फायदा नहीं उठा पाई ये मूवी। सेम 2014 में रभासा आई, जो बॉक्स ऑफिस फेलियर थी, और उसी साल विजयवाड़ा हाईवे पे जानकी राम की रोड पे डेथ हो गई, जो कि जूनियर NTR के स्टेप ब्रदर थे। इसके बाद आया टर्निंग पॉइंट। 2015 से 2017 के बीच इनके करियर में एक नई एनर्जी आई, और वो आई थी टेम्पर, नानक्कू प्रेमतु और जनता गैरेज की परफॉर्मेंस से। पहले जूनियर NTR का फोकस ज्यादातर एंटरटेनमेंट पर था, बट अब इस फेज से उन्होंने मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग पर ध्यान दिया और उसका रिजल्ट दिखा भी। ईयर 2018 में जूनियर को SS राजामौली सर ने कोमारम भीम, जो कि 20th सेंचुरी के फ्रीडम फाइटर थे, उनका रोल ऑफर किया। उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया। शायद आपने ये फिल्म देखी भी होगी, RRR। उनकी आंखें कई बार बिना डायलॉग्स इमोशन कन्वे कर रही थी। इस फिल्म के लिए NTR ने अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया, जो कि कोई भी कर सकता है, बट उन्होंने अपने कैरेक्टर में दोस्ती, सेक्रीफाइस, उसकी मासूमियत, उसकी ताकत को प्रॉपर बैलेंस बना के दिखाया, जो कि काबिले तारीफ था। फिल्म ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया। इवन फिल्म ऑस्कर में रिप्रेजेंट हुई। नाटू नाटू गाने को बेस्ट सॉन्ग अकेडमिक अवार्ड तक मिला। दुनिया भर में RRR के गाने, मूवी में एक्टिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इन सब टॉपिक पर बातें हुई। इनफैक्ट SS राजामौली सर ने खुद कहा था, इतने सारे इमोशंस एक फ्रेम में इतने इम्पैक्टफुल तरीके से दिखाना तारक के बस की बात है। चाहे टाइगर के साथ फाइट सीन हो, पानी में छलांग लगाने वाला सीन हो, या कोई भी इमोशनल सीन या फिजिकली चैलेंजिंग सीन, जूनियर NTR ने बखूबी उसे निभाया। फिर 2024 में जूनियर NTR ने देवरा पार्ट 1 की। देवरा 200 करोड़ के बजट में बन के 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, बट रूमर्स ये भी हैं कि इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 30% बढ़ा के दिखाया गया है, यानी फेक कलेक्शन दिखाया गया है। ये मूवी मासेस के लिए बनी और साउथ ने इसे काफी प्रेज भी किया। पर अगर देखा जाए तो जूनियर NTR का पीक टाइम 2018 के बाद शुरू हुआ, जब RRR जैसे प्रोजेक्ट्स ने उन्हें सिर्फ तेलुगु और इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करवाया। जूनियर NTR ने इंटरनेशनल स्टेज तक पहचान बनाई। RRR ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और जूनियर NTR मैच्योर, एक्सप्रेसिव और कमर्शियली फिल्मों के स्टार बन जाए। जूनियर NTR ने खुद एक ऑडियो लॉन्च पर बताया था कि एक वक्त वो सिर्फ मास अपील के लिए फिल्में करते थे, लेकिन टेम्पर, नानक्कू प्रेमतो, जनता गैरेज जैसे प्रोजेक्ट्स करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ हमें मीनिंगफुल स्टोरीज की जरूरत है। फिर सर देवरा पार्ट 1 क्यों बनाई? पर एक टाइम था जब जूनियर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तब SS राजामौली और पुरी जगन्नाथ ने उन्हें समझाया, अपनी हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव किया। इसी इम्प्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। कहते हैं कि शादी के बाद उनकी परफॉर्मेंस और उनका फोकस पहले से ज्यादा शार्प हो गया। उनको अलग अलग लैंग्वेजेस भी आती हैं। तेलुगु के अलावा वो तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश बोल सकते हैं। 2017 में उन्होंने तेलुगु बिग बॉस का फर्स्ट सीजन भी होस्ट किया है। 2021 में उन्होंने KBC के तेलुगु वर्जन को भी
होस्ट किया है। मतलब वो न सिर्फ बड़ी स्क्रीन के स्टार हैं बल्कि टीवी के जरिए भी हर घर से रिलेशन रखते हैं। अब तक जूनियर एनटीआर ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उनकी पहली हिंदी फिल्म वॉर 2 ऋतिक रोशन के साथ आने वाली है, जो एज पर सोर्सेज 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा देवरा पार्ट 2 पे भी काम चल रहा है, पर सर उसे थोड़ा डिले कर सकते हो सर, हम वेट कर लेंगे सर अगले 1000 साल सर। मगर क्यों? पर 2018 में इनका अच्छा टाइम शुरू होने से पहले ना इनके फादर हरे कृष्णा की विजयवाड़ा रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसी विजयवाड़ा हाईवे पे 2014 में इनके स्टेप ब्रदर जानकी राम की भी डेथ हुई थी। एनीवे 2009 में आंध्र प्रदेश फ्लड्स के वक्त जूनियर एनटीआर ने सीएम रिलीफ फंड में ना 20 लाख रुपए डोनेट किए। 2013 में बादशाह के ऑडियो लॉन्च पर एक फैन की मौत होने पर उन्होंने उसके परिवार को 5 लाख दिए और उस परिवार की जिम्मेदारी तक ली। 2014 के साइक्लोन के टाइम पर भी उन्होंने 20 लाख रुपए डोनेट किए थे। तो भले ही वो ये कहते हो कि वो एनटीआर लेगेसी के लिए कुछ नहीं करते, वो लेगेसी आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते, पर उनके एक्शंस, उनकी सोच और उनका अपने आप को एस्टेब्लिश करना ये दिखाता है कि ही इज जस्ट लाइक हिज ग्रैंडफादर सीनियर एनटीआर। एंड वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो सोसाइटी से लेकर हर इंडिविजुअल को समझते हैं और वो अपने लिए खूबसूरत फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। उनके अंकल बालकृष्ण भी काम करते हैं, नेतागिरी में है। आप सब देख रहे हो उनकी सोच उनके काम के थ्रू। अब इतनी कमाल की लेगेसी पे बात करने के बाद यार बालकृष्ण पे क्या ही बात करें। बात तो सही है। इस परिवार पर बहुत कंट्रोवर्सीज है, सारी कवर करने लग गए ना तो और पार्ट्स बनाने पड़ जाएंगे। बट हमारा मेन मकसद था सीनियर एनटीआर से लेकर जूनियर एनटीआर तक की कहानी आपके सामने रखना। तेलुगु सिनेमा आंध्र प्रदेश की कल्चर की जमीनी कहानियां सुनाने के लिए जाना चाहता है, पर जब दबदी दबदी जैसे गलत गाने गलत वजह से फेमस हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्रिएटर्स अपने आप को बहुत लाइट ले रहे हैं। ऐसा काम करने से आप इंडस्ट्री के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर देते हैं। सीनियर एनटीआर केवल एक एक्टर नहीं थे, वो कंप्लीट इंसान थे। हम लोग उनसे जितना सीखे उतना कम है। उनके जाने के बाद तेलुगु इंडस्ट्री तो क्या, किसी भी इंडस्ट्री में एक ऐसे इंसान का मिलना एक हीरे के बराबर है। आप देखो उनकी लार्जर देन लाइफ के पीछे उनका परिवार किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। इतने सारे बच्चे, उन बच्चों का स्ट्रगल, उनका करियर, उनके पर्सनल लॉस, कुछ ने अपने आप को गिरते गिरते बनाया। वैसे जूनियर एनटीआर को भी उसके दादा का सपोर्ट मिला था। अगर वो उसे लेकर फिल्म नहीं बनाते, जूनियर को दोबारा अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करते, तो बात कुछ और हो सकती थी। उनकी फैमिली ने शालिनी भास्कर राव को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ? उनको टाइम ने ये तो रियलाइज करवा दिया कि खून तो खून ही होता है। तो एनटीआर फैमिली बिना रिलेशन, बिना कनेक्शन, बिना परिवार के सपोर्ट कुछ भी नहीं है। भले ही फैमिली में कुछ को साइडलाइन होना पड़ा, बट ये बंटवारा कौरवों और पांडवों जैसा नहीं था। एनटीआर फैमिली में सबकी अपनी आइडियोलॉजीज है, पर किसी ने परिवार को नहीं तोड़ा। जो जैसे रहना चाहता था वो उसे उसी के हाल पर छोड़ देते हैं। जूनियर को मौके मिले, थोड़ा टाइम लगा, पर उन्होंने उन मौकों पर अपने आप को साबित भी करके दिखाया। आज उनकी माँ उनकी सक्सेस पर कितना गर्व करती होंगी, इवन उनका परिवार भी कहीं ना कहीं गर्व तो करता होगा। वहीं बालकृष्ण एके डाकू महाराज में उनकी डांस परफॉर्मेंस इतनी अब्सर्ड थी कि लोगों ने इस गाने की वाट लगा दी। और अगर कुछ लोगों का ये कहना है कि डांस और पीआर में उम्र नहीं देखी जाती, तो पक्का उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि उर्वशी 30 साल की और बालकृष्ण 64 साल के। ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इनका डांस बियॉन्ड रियलिटी है और उससे भी आउट ऑफ द बॉक्स है। उर्वशी रौचेला का ट्रोलिंग को एक्सेप्ट ना करना, वो बस अपनी एशियाज फर्स्ट वुमेन डीवा की रियलिटी में जी रही है और हमें ये रियलिटी विटनेस करनी पड़ रही है। लेकिन जब उर्वशी से कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा 25 के फर्स्ट आउटसाइडर बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गए टू एंटर इनटू द 100 करोड़ क्लब। आई थिंक अगर कियारा अडवाणी की गेम चेंजर और डिजास्टर हुई है और हमारी लाइक मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, तो इट इज नॉट माय मिस्टेक। एक सेकेंड, तेलुगु सिनेमा लगातार 3 सालों से 2000 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रहा है। ये इंडस्ट्री एक्शन, डिवोशन और कल्चरल फिल्में बनाने के लिए फेमस है। इंडस्ट्री ने लगातार अच्छा काम किया है, तब जाके उसे सक्सेस मिली है। बालकृष्ण ने अपने ही पिता सीनियर एनटीआर की लाइफ पर 2 ऑटोबायोग्राफी फिल्म्स बनाई है। पहली एनटीआर कथा नायक उडू, जिसमें एनटीआर की लाइफ का स्ट्रगल दिखाया है कि कैसे वो ऑन स्क्रीन श्री कृष्ण का कैरेक्टर प्ले करते थे, और वो भी ऐसे कि सच में लोग
मानने लग गए थे कि वो भगवान है। और दूसरी फिल्म एनटीआर महानायकुडु, जिसमें सीनियर एनटीआर का पॉलिटिकल करियर और रियल लाइफ की कहानी दिखाई है उन्होंने। पब्लिक का एक हिस्सा इनका डाई हार्ड फैन है, क्योंकि बालाकृष्णा ने सीनियर एनटीआर की लाइफ ऑन स्क्रीन लोगों को दिखाई है। वो हर हाल में इनकी फिल्म देखेंगे, वरना इतना ट्रोल होने के बाद भी डाकू महाराज 100 करोड़ क्लब में एंटर कैसे कर पा रही है। थोड़ा सोच के देखो। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखो पर उन्हें पूरा करने की मेहनत भी करो। ऐसा दबड़ी दबड़ी काम करके अपनी और इंडस्ट्री की वैल्यू तो मत गिराओ। और जो लोग ये कहते हैं कि सोसाइटी में नंगा नाच हो रहा है तो फिल्म मेकर्स क्या ही दिखाएंगे, वही दिखाएंगे ना। नहीं, आर्ट सोसाइटी का आईना नहीं है, आर्ट एक हथौड़ा है जिससे आप सोसाइटी को शेप दे सकते हो ठोक के। तो गाइज, ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुमने अभी तक YBB फिल्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर दो भाई। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं गाइज अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।